जीव जनन कैसे करते हैं अध्याय का हम आखिरी भाग प्रारंभ करने जा रहे हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं आज हम किन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नर जनन तंत्र, जिसमें हम नर के जनन तंत्र की संरचना देखेंगे और उसके विभिन्न अंगों की कार्यविधि पढ़ेंगे। दूसरा मादा जनन तंत्र, इसमें भी हम सचित्र उसके विभिन्न अंगों का अध्ययन करेंगे। फिर हम अंडोत्सर्ग की परिभाषा समझेंगे। फिर निषेचन, रजोधर, परिवार नियोजन व इसकी विभिन्न विधियां, जिसमें हम स्थायी और अस्थायी विधियां पढ़ेंगे। और आखिर में हम पढ़ेंगे यौन संचरित रोग के कुछ उदाहरण। तो आइए हम इस भाग को प्रारंभ करते हैं। मानव जनन तंत्र में हमें दोनों नर व मादा का जनन तंत्र पढ़ना है। तो पहले हम शुरुआत करते हैं नर जनन तंत्र से, जिसके निम्नलिखित अंग हैं। इससे पहले कि हम ये पढ़कर समझें, हम इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये दिखाया है मैंने उदर गुहा, और ये है आपका जो नीले रंग का दिखाया है वृषण, टेस्टिस। और ये एक कोश में थैली नुमा संरचना में स्थित होते हैं, जिसे हम कहते हैं वृषण कोश। वृषण कोश में स्थित होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वृषण का कार्य क्या है? शुक्राणु बनाना। और उन शुक्राणुओं का निर्माण तभी अच्छे से हो सकता है जब हमारे शरीर का ताप से 2 से 3 डिग्री कम हो। तो ये कार्य क्या करता है वृषण कोश कि शुक्राणु के बनने के लिए 2 से 3 डिग्री कम ताप को देता है। अब यहाँ पे वृषण ने क्या कर दिया? हमारे शुक्राणु बना दिए। अब वो यहाँ पर एकत्र हो जाएंगे टेम्परेरीली। इसको हम कहते हैं अधिवृषण। और फिर शुक्र वाहिनी के माध्यम से वो हमारे कहाँ चले जाते हैं? हमारे शुक्राशय तक। और शुक्राशय क्या करता है? एक तरल निकालता है, जिससे जो हमारे शुक्राणु है वो अच्छे से गति कर सके। और शुक्राणु इस तरल पदार्थ के साथ मिलकर क्या बना लेता है? हमारा वीर्य। और फिर मूत्र मार्ग के माध्यम से होते हुए ये हमारा बाहर निकल जाते हैं। ये हमारा है शिश्न, जिसे हम मैथुनांग भी कहते हैं। ये मैथुन की क्रिया में सहायता करता है। इसी अंग की मदद से जो हमारे शुक्राणु होते हैं वो मादा के शरीर में प्रवेश करते हैं। एक ये ग्रंथि है प्रोस्टेट ग्रंथि, ये भी क्या कार्य करती है? एक तरल निकालती है जो उन शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। और ये एक ग्रंथि है काउपर्स ग्लैंड, जिसे काउपर्स ग्रंथि कहते हैं। इसका कार्य भी यही है कि शुक्राणुओं को पोषण मिले और वो जीवित बने रहें। तो वही सब लिखा हुआ है, एक एक करके इसको पढ़ते हैं। मानव के नर जनन तंत्र में निम्नलिखित अंग पाए जाते हैं। पहला वृषण कोश। वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर से कम होता है। दूसरा वृषण क्या है? हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है मेल में, ये जोड़े में पाए जाते हैं। और वृषण का क्या कार्य है? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। वृषण में शुक्राणु एवं नर हार्मोन का नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन का निर्माण होता है। मैंने आपको नर के गौण लैंगिक लक्षण पढ़ाए थे, वो लक्षण इसी हार्मोन की वजह से हमें दिखाई देते हैं। तीसरा हमारी अंग है शुक्र वाहिनी। ये क्या कार्य करता है? शुक्राणु इनके द्वारा उदर गुहा में स्थित शुक्राशय में पहुंचते हैं यहाँ पर। और शुक्राशय क्या कार्य करता है? इसके द्वारा हल्का पीला तरल निकलता है, जिसमें शुक्राणु गति करते हैं। शुक्राणु इस तरल के साथ मिलकर वीर्य का निर्माण करता है। आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि प्रोस्टेट ग्रंथि और शुक्राशय का क्या कार्य है, तो आपको यहाँ उसका उत्तर मिल जाएगा। मूत्र मार्ग, यह शुक्राणु तथा मूत्र के बाहर निकलने का संयुक्त मार्ग है। शिश्न, ये बेलनाकार पेशीय मिथुनांग होता है, पेशी का बना होता है। और सातवां हमारा अंग है प्रोस्टेट ग्रंथि। ये ग्रंथि शुक्राणुओं के पोषण हेतु विशेष प्रकार का तरल उत्पन्न करते हैं, जो शुक्राणुओं के स्थानांतरण को आसान बनाता है। तो ये हमने बात कर ली किसकी? नर के जनन तंत्र की। अब हम बात करते हैं मादा के जनन तंत्र की। मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र के निम्नलिखित अंग हैं, जिन्हें हम पढ़ने से पहले इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये क्या है? हमने दिखाया ओवरी यानी कि अंडाशय। इसी के अंदर क्या होता है? अंडाणु बनते हैं
और साथ ही साथ जो मादा के हार्मोन है वो भी यहाँ पे स्रावित होते हैं। यहाँ से अंडाणु निकलकर कहाँ चले जाते हैं? ये अंडवाहिकाएं, 2 अंडवाहिकाएं हैं जिसे हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ये क्या है? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी निषेचन की क्रिया यहीं संपन्न होती है। जब निषेचन हो जाता है तो हमारा युग्मनज बन जाएगा और युग्मनज विकसित होकर क्या बना लेगा? भ्रूण। अब ये क्या है? इतना बड़ा गर्भाशय, जिसे हम एक तरीके से कहते हैं एक सामान्य भाषा में कोख। यहीं पर भ्रूण विकसित होता है और भ्रूण से वो किस में परिवर्तित हो जाता है? शिशु में। और फिर ये क्या है? आपकी योनि। गर्भाशय का अंतिम भाग किस में जाकर खुलता है? योनि में। और गर्भाशय योनि में जिस अंग के माध्यम से खुलता है उसे हम कहते हैं ग्रीवा। योनि क्या है? योनि एक ऐसा अंग है, इसी के द्वारा प्रसव जब होता है महिला को तो यहीं से जो शिशु है वो बाहर निकलता है और साथ ही साथ इसी योनि से होकर शुक्राणु मादा के शरीर में प्रवेश करते हैं। तो देख लेते हैं, मानव के मादा जनन तंत्र में निम्नलिखित अंग पाए जाते हैं। अंडाशय, 2 अंडाशय उदर गुहा के निचले भाग में स्थित होते हैं जिनमें अंडाणु बनता है। वृषण में क्या बन रहे थे? शुक्राणु जो नर युग्मक है, और मादा युग्मक अंडाणु कहाँ बन रहा है? अंडाशय में। और साथ ही साथ वहां पर क्या हो रहा था? मेल हार्मोन, उनका हार्मोन निकल रहा था, नर हार्मोन। यहाँ पे ये मादा हार्मोन जिसका नाम क्या है? प्रोजेस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन। और नर के हार्मोन का नाम क्या था? हमारा टेस्टोस्टेरोन। और यहाँ पे मादा हार्मोन प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का भी स्रावन करती है। दूसरा अंडवाहिका, जिसे हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ये नलिका अंडाणु को गर्भाशय तक पहुंचाती है। ये निषेचन के लिए स्थान प्रदान करती है। गर्भाशय, दोनों अंडवाहिकाएं आप देख रहे हैं, दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक थैलीनुमा आकृति या संरचना का निर्माण करती हैं जिसे गर्भाशय कहते हैं। इसी गर्भाशय की दीवार से चिपककर भ्रूण वृद्धि कर शिशु में परिवर्तित होता है। और आखिरी योनि, गर्भाशय का अंतिम भाग योनि कहलाता है। इसी से होकर शुक्राणु मादा के शरीर में प्रवेश करते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट लिखा है मैंने, प्लेसेंटा। जब शिशु माता के गर्भ में होता है तो उसे जो उसका भोजन मिलता है वो किस माध्यम से मिलता है? इसी ऊतक प्लेसेंटा के माध्यम से। साथ ही जो शिशु का वेस्ट मटेरियल अपशिष्ट होता है वो भी प्लेसेंटा के माध्यम से ही माता के शरीर में निकलता रहता है। तो प्लेसेंटा यह एक विशिष्ट ऊतक होता है जो माता और गर्भस्थ शिशु के बीच जैव संबंध बनाए रखता है। इसके द्वारा ही भ्रूण ऑक्सीजन व पोषण मां से प्राप्त करता है। साथ ही अपशिष्ट पदार्थ का निपटान भी भ्रूण प्लेसेंटा द्वारा ही करता है। यही क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में ही है कि भ्रूण को उसका पोषण कहाँ से मिलता है? तो किस ऊतक की सहायता से मिलता है? प्लेसेंटा। अब हम अंडोत्सर्ग की परिभाषा देख लेते हैं। अंडोत्सर्ग नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग। मादा के वयस्क होने पर प्रत्येक 28 दिन में एक अंडा उत्सर्जित होता है। इस क्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। वो जो हमने यौवन आरंभ वाली उम्र पढ़ी थी उसमें 10 से 13 साल तभी ये क्रिया प्रारंभ होती है एक लड़की में, और कब तक चलती है? जब तक वो 45 से 50 साल की नहीं हो जाती। अगला टॉपिक है हमारा निषेचन। वैसे हम जब पादप में हमने लैंगिक जनन पढ़ा था वहां हम पढ़ चुके हैं, एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। हम जानते हैं नर युग्मक व मादा युग्मक के संयोजन से युग्मनज बनने की क्रिया को ही हम निषेचन कहते हैं। यहाँ फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते हैं इसको। नर ने क्या दिया? नर युग्मक शुक्राणु, और मादा से क्या बने? अंडाणु। ये n बराबर 23 मैंने क्या लिखी है? इसके गुणसूत्रों की संख्या, क्योंकि हम बता चुके हैं ये क्या है? युग्मक, और इनमें जो डीएनए की मात्रा है वो आधी होती है, मतलब गुणसूत्र आधे होते हैं। अब इन दोनों का क्या हुआ? निषेचन हुआ। निषेचन से क्या बना? युग्मनज बना, जिसे हम जाइगोट भी कहते हैं। और n मिलके दोनों ने तो
पूरे कितने हो गए, गुणसूत्र की संख्या 46 हो गई, यानी डिप्लॉयड हो गया ये। और युग्मनज धीरे धीरे विकास करेगा, इसमें समसूत्री विभाजन होगा और क्या बन जाएगा, भ्रूण। भ्रूण और अधिक विकास करके हमारा क्या बना लेगा, शिशु। यानी कि शुरुआती अवस्था में युग्मनज से जब बनता है वो क्या बनता है, हमारा भ्रूण। और आखिरी की अवस्थाओं में जब हमारा विकसित होकर भ्रूण से क्या बन जाता है, हमारा शिशु। तो यहाँ वही लिखा है, देख लेते हैं। नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के मिलने से युग्मनज यानी जाइगोट बनने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। ये चार्ट में आपको समझाई चुकी हूँ। क्या हुआ, हमारा जो शुक्राणु है वो मादा के शरीर में गया और अंडाणु निकला वहां पे, और जो फेलोपियन ट्यूब थी, जो अंडवाहिका थी, वहां पे क्या हुआ, निषेचन हुआ। और फिर 2 से 3 दिन बाद युग्मनज हमारा कहाँ चला गया, गर्भाशय की दीवार से जाके चिपक गया और वहां वो क्या करेगा, विकास करेगा और प्लेसेंटा के माध्यम से पोषण वगैरह सब कुछ ग्रहण करेगा और आगे और विकास करते करते वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, हमारे शिशु में। अगर हम निषेचन की बात करें तो निषेचन हमारे 2 प्रकार के होते हैं, बाहरी निषेचन और आंतरिक निषेचन। बाहरी नाम से पता चल रहा है, यानी निषेचन कहाँ हो, शरीर के बाहर। इस प्रकार का निषेचन हमारी मछली में होता है, मेढक में होता है। इसमें क्या होता है कि जो नर और मादा है ये अपने युग्मकों को पानी में मुक्त कर देते हैं और फिर टक्कर के कारण ये दोनों युग्मक आपस में मिल जाते हैं और क्या बनाते हैं, युग्मनज, और फिर वही प्रक्रिया चलती है। और जबकि आंतरिक निषेचन जो मनुष्य में होता है, इसमें क्या होता है, ये हमारे शरीर के अंदर होता है। शुक्राणु क्या है, मादा के शरीर में प्रवेश करते हैं। यहाँ एक बात समझिए, अगर इस अंडाणु को हमारा शुक्राणु नहीं मिलता तो क्या होता, तो निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती, और निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती तो क्या होगा, जो हमारे गर्भाशय की दीवार है वो धीरे धीरे टूटने लगेगी और इस अवस्था में रुधिर हमारे योनि से बाहर आने लगेगा। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं रजोधर्म या फिर ऋतुस्राव। याद कीजिए, जब मैंने आपको मादा के गौण से लैंगिक लक्षण बताए थे तो उसमें यही था कि एक लक्षण ये था कि रजोधर्म प्रारंभ हो जाता है, तो वही है हमारा रजोधर्म। तो अब हम पढ़ लेते हैं ये रजोधर्म क्या है। रजोधर्म या फिर हम इसे कह सकते हैं ऋतुस्राव। यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होता तो वह 1 दिन बाद नष्ट हो जाता है और निषेचन न होने पर गर्भाशय की दीवार धीरे धीरे टूटती है और रुधिर के रूप में योनि मार्ग से बाहर निकलती है। इसे ही रजोधर्म कहते हैं, जैसा कि मैं आपको ये बता चुकी हूँ। जब पहली बार रजोधर्म होता है 13 से 15 साल की उम्र में या 12 से 14 हम कहें तो उसको हम कहते हैं रजोदर्शन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मेनार्ज। और जब ये 45 से हम कहते हैं 50 वर्ष की आयु पर जब ये रुक जाता है तो इसे हम कहते हैं रजोनिवृत्ति। यानी इस टाइम पीरियड, इन दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड है 12 साल से जब शुरू होता है, यानी रजोदर्शन से रजोनिवृत्ति के बीच का जो टाइम होता है, इसी में एक स्त्री की जनन क्षमता इसी टाइम पीरियड में रहती है। तो वही लिखा है, स्त्रियों में प्रथम बार रजोधर्म को रजोदर्शन कहते हैं। ये 12 से 13 वर्ष की आयु में शुरू होता है। रजोधर्म की अवधि लगभग 2 से 8 दिनों की होती है और ये प्रत्येक माह आता है, इसलिए इसको मासिक चक्र भी कहते हैं। यह चक्र प्रत्येक माह में एक बार आता है। रजोधर्म 45 से 50 वर्ष की आयु पर रुक जाता है, इसे रजोनिवृत्ति कहते हैं। रजोदर्शन और रजोनिवृत्ति की आयु में किसी के शरीर पर निर्भर करता है, दोनों की बॉडी में, मतलब हार्मोन्स कैसे हैं उस पर, किसी में जल्दी आ जाता है तो किसी में देर में आता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परिवार नियोजन, जिसे हम कहते हैं फैमिली प्लानिंग। अक्सर सुनते हैं, अक्सर टीवी पे ऐड आते हैं, न्यूज़पेपर की कटिंग्स में होती हैं, हम 2 हमारे 2। तो क्यों? क्योंकि अगर फैमिली में ज्यादा बच्चे होंगे तो उनको अच्छे से खाना पीना नहीं मिल पाएगा और अच्छी शिक्षा भी नहीं मिल पाएगी और उनके स्वास्थ्य का भी उतना ठीक प्रकार से ध्यान नहीं रखा जा सकता। इसलिए परिवार नियोजन की विधियों को अपनाना बहुत ज्यादा जरूरी है।
परिवार नियोजन। परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य जन्म दर को कम करना है, जिससे परिवार के बच्चों को पेट भर अच्छा भोजन, उचित शिक्षा एवं उनके स्वास्थ्य की देखभाल आसानी से की जा सके। जब भी लैंगिक क्रिया होती है तो गर्भ धारण की संभावना बनी ही रहती है, लेकिन इस गर्भ धारण से स्त्री के शरीर में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं और एकदम से उसके शरीर की जो आपूर्ति होती है, जो जरूरत होती है, वो बढ़ जाती है। और अगर स्त्री सबके लिए तैयार नहीं है तो इसका उसकी स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि गर्भधारण का जो समय है, जो निषेचन से लेके पूरा जब तक कि बच्चा हो नहीं जाता, उस टाइम पीरियड वो बहुत लंबा है, 9 माह या हम कह सकते हैं 280 दिन या 38 हफ्ते। तो अगर वो उस टाइम पीरियड के लिए तैयार नहीं है, वो गर्भ धारण के लिए उसका शरीर तैयार नहीं है, तो उसके स्वास्थ्य पे हानि पहुंच सकती है। तो फैमिली प्लानिंग मेथड्स कहें या हम गर्भ निरोधन मेथड्स कहें, इनको अपनाने का बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही होगा, परिवार नियोजन की विधियां कहें या गर्भ निरोधन की विधियां, ये क्यों जरूरी है, वहां से हम शुरू करते हैं। गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के कारण। गर्भ निरोधक युक्तियां गर्भ को रोकने के लिए प्रयोग की जाती हैं, जिससे गर्भ अंडाशय में ही नष्ट हो जाता है या उसमें नहीं रहता, मतलब कि ये अनवांटेड प्रेगनेंसी को बचा लेती हैं। गर्भ को रोकने के कारण जनसंख्या नियंत्रण, 2 बच्चों के मध्य समयांतराल, उचित स्वास्थ्य आदि है। अब हम देख लेते हैं गर्भ निरोधन की कौन कौन सी विधियां हैं, यानी फैमिली प्लानिंग की कौन कौन सी विधियां हैं। इस विधियों को हमने 2 भाग में विभाजित किया है, अस्थायी विधियां और स्थायी विधियां। अस्थायी यानी टेम्परेरी सॉल्यूशन, कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं, और स्थायी हमेशा के लिए। अस्थायी विधियां पढ़ते हैं पहले हम। इसमें हमने 3 प्रकार की पढ़नी है, निरोध जिसे हम कंडोम भी कहते हैं, रासायनिक विधियां और अंतःगर्भाशय उपकरण। निरोध, इसका प्रयोग पुरुषों द्वारा लैंगिक संपर्क के समय किया जाता है, जिससे गर्भ धारण की कोई भी संभावना नहीं रहती। और इसका प्रयोग का एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इससे यौन संचरित रोग एक दूसरे में लैंगिक संपर्क के समय नहीं जाते, तो ये यौन संचरित रोगों से भी रक्षा करता है। रासायनिक विधियां ये क्या होती है, इनमें कुछ औषधियां, कुछ टैबलेट्स होती हैं, ओरल पिल्स जिसे हम कहते हैं, जो मुख्यतः हार्मोन की बनी होती है, जिसे स्त्रियां नियमित सेवन करती हैं, जिससे गर्भ धारण की संभावना बिल्कुल समाप्त हो जाती है। स्त्रियों के लिए अनेक गर्भ निरोधक गोलियां मिलती हैं, जिनके प्रतिदिन सेवन से गर्भ धारण की संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं, जैसे मालाडी, सहेली, पल्स। ये गोलियां कहीं भी डॉक्टर पर या किसी भी केमिस्ट की शॉप पर इजीली मिलती हैं। अंतःगर्भाशय उपकरण, स्त्रियां कॉपर टी या लूप लगवाकर गर्भ धारण से अपना बचाव कर सकती हैं। कॉपर टी एक ट्रेन्ड डॉक्टर के द्वारा लगवा ली जाती है गर्भाशय में, और फिर हम इसको बाद में हटवा भी सकते हैं। आपकी एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, क्या कॉपर टी का प्रयोग यौन संचरित रोगों से रक्षा करेगा? तो नहीं। यौन संचरित रोगों से कौन रक्षा करता है? हमारा कंडोम, जो हमारा बैरियर मेथड है। अब हम बात करते हैं अपनी स्थायी विधियों की। अस्थायी विधियों की तरह हमने स्थायी विधियों को भी 2 भाग में विभाजित किया है, नसबंदी व नलीबंदी। नसबंदी क्या है? पुरुषों का ऑपरेशन, और नलीबंदी क्या है? महिलाओं का ऑपरेशन। ऑपरेशन है तो समझ में आ रहा है कि हॉस्पिटल में एक ट्रेन्ड डॉक्टर के द्वारा होगा, और एक ये क्या है? परमानेंट सॉल्यूशन है, स्थायी है। नसबंदी में क्या होता है, जो पुरुषों में शुक्र वाहिनी होती है, जो शुक्राणुओं को लेकर जाती है, उसे काट दिया जाता है और काट कर बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु बाहर नहीं आ पाते। तो नसबंदी, इसमें पुरुष की शुक्र वाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु बाहर नहीं आ पाते। और शुक्राणु नहीं आ पाएंगे तो क्या नहीं हो पाएगा? निषेचन नहीं हो पाएगा, क्योंकि अंडाणु को क्या नहीं मिलेगा? शुक्राणु। नलीबंदी, इसमें क्या होता है? ये भी क्या है? ये ऑपरेशन महिलाओं में है,
इसमें नली, याद कीजिए हमने जब मादा का जनन तंत्र पढ़ा था उसमें बताया था फैलोपियन नलिका या फैलोपियन ट्यूब, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं करना। नली बंदी यानी यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब को, फैलोपियन नलिका जिसे हम अंडवाहिनी भी कहते हैं, उसको काट कर बांध दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि अंडाणु गर्भाशय में नहीं पहुंच पाता और हमारा फिर क्या नहीं हो पाएगा, निषेचन, और निषेचन नहीं हो पाएगा तो गर्भधारण नहीं हो पाएगा। इसमें महिला की अंडवाहिनी को काटकर बांधते हैं, जिससे अंडाणु गर्भाशय में नहीं पहुंच पाता है। आखिरी हमारा इस पाठ का टॉपिक है यौन संचरित रोग। जैसे कि कई रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, ठीक उसी प्रकार से ऐसे भी रोग होते हैं जो लैंगिक संपर्क के वक्त एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं। उनमें से कुछ रोगों के नाम इस प्रकार हैं, एड्स, सिफिलिस और गुनैरिया। बस यहाँ हमें इतना पता होना चाहिए, ये तो हम 9th में भी पढ़ चुके हैं कि एड्स क्या है, वायरस जनित यानी विषाणु जनित रोग है। और कौन से वायरस से ये होता है, हमारा HIV। एड्स का पूरा नाम भी आपने पढ़ा होगा, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और सिफिलिस और गुनैरिया क्या है, ये आपके जीवाणु जनित रोग। यहाँ पर हमारा ये पाठ जीव जनन कैसे करते हैं समाप्त हो गया है। अब हम इस भाग 3 से संबंधित अपना गृह कार्य देख लेते हैं। अध्याय के तीसरे भाग के समापन पर हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो आपको गृह कार्य में करने हैं। पहला, मानव में वृषण के क्या कार्य होते हैं। दूसरा, मादा जनन तंत्र में फैलोपियन नलिका की उपयोगिता लिखिए। तीसरा, रजोधर्म क्यों होता है। चौथा, परिवार नियोजन की 2 अस्थायी विधियों का वर्णन कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है, शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है। यहाँ पर हमने जीव जनन कैसे करते हैं पाठ को समाप्त कर दिया है, मतलब पूरा पढ़ लिया है 3 भागों में। अब हम इसका एक जल्दी से पूरे पाठ का क्विक रिवीजन देख लेते हैं। हमने इस पाठ की शुरुआत करी थी जनन की परिभाषा के साथ, फिर हमने देखा था जनन का महत्व, जनन से क्या आ रही थी विभिन्नताएं, और जो विभिन्नताएं क्या बन रही थी, हमारे जैव विकास का आधार। उसके बाद हमने जनन की मूल घटना के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि जनन की मूल घटना है DNA की प्रतिकृति बनना। उसके बाद हमने जनन के प्रकार प्रारंभ किए थे। 2 प्रकार का जनन होता है, अलैंगिक और लैंगिक। लैंगिक जनन जहां दोनों लिंगों की आवश्यकता होती है, और अलैंगिक जनन जहां सिर्फ एक लिंग जनन की प्रक्रिया में भाग लेता है। और उसके बाद हमने अपने प्रथम भाग में अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियां पढ़ी थी। सबसे पहली विधि जो हमने पढ़ी थी वो थी विखंडन, जहां हमारी जो जीव था वो उसका विभाजन हो रहा था, 2 भागों में विभाजन हो रहा था, तो वो कहला रहा था द्विखंडन। और जब 2 से ज्यादा भागों में वो विभाजित हो रहा था तो वो कहला रहा था बहुखंडन। उसके बाद हमने बात करी थी खंडन की, और वहां मैंने आपको बताया था कि विखंडन और खंडन में क्या अंतर है। खंडन हमारा जो सरल बहुकोशिकीय जीव है उनमें संपन्न हो रहा था, और जो हमारा विखंडन था वो हमारा एक कोशिकीय जीवों में हो रहा था। उसके बाद हमने तीसरी विधि मुकुलन पढ़ी, फिर उसके बाद हमने पुनर्जनन और बीजाणु जनन और कायक प्रवर्धन, जिसमें हमने 2 प्रकार के प्रवर्धन पढ़े थे, नेचुरल यानी कि जो हमारा प्राकृतिक है, फिर उसकी भी विभिन्न विधियां पढ़ी थी, और हमने कृत्रिम मानव द्वारा कायक प्रवर्धन भी पढ़े थे। उसके बाद हमने कायक प्रवर्धन के कुछ लाभ देखे थे, और फिर मैंने आपको उस भाग में अंत में बताया था कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में कौन बेहतर है। तो हमने चर्चा की थी कि लैंगिक जनन बेहतर है, और फिर उसका महत्व पढ़ा था। दूसरे भाग को प्रारंभ करते हुए हमने पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन पढ़ा था, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको पुष्प की संरचना के बारे में पढ़ाया था। तत्पश्चात हम परागण पढ़ा हमने, और निषेचन की क्रिया का अध्ययन किया। उसके बाद हमने क्या शुरू कर दिया था, अपना
जो बीज का अंकुरण और पराग कण का अंकुरण कैसा होता है, वहां हमने ये भी समझा था। और यहाँ पर हमारा जो पौधों में जन्म था खत्म हो गया था, और द्वितीय भाग में ही हमने हमारा मानव में जो एक तरीके से जनन है, लैंगिक जनन, उसको प्रारंभ कर दिया था। उसमें हमने सबसे पहले शुक्राणु और अंडाणु की संरचना पढ़ी थी, फिर यौवन आरंभ और इस अवधि में कौन कौन से शरीर में परिवर्तन आते हैं नर व मादा के, उसका अध्ययन किया था। और इसकी समाप्ति पर हमने तृतीय भाग अपना शुरू किया था, जिसमें हमने नर व मादा के जनन अंगों के बारे में सचित्र पढ़ा था, और हमने इसके बाद अंडोत्सर्ग पढ़ा था, और मैंने यहाँ पर आपको एक प्लेसेंटा जो विशेष ऊतक है उसके बारे में भी बताया था। और अंत में हमने पढ़ी थी परिवार नियोजन की विभिन्न विधियां, जिसमें स्थायी और अस्थायी विधियों पर हमने संक्षिप्त में चर्चा की थी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।